नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की 41वें नंबर की क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एवं आकलन। इन दोनों में क्या अंतर है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी कौन कौन सी विधियां होती हैं और ये किस तरीके से किया जाते हैं, पूरा इस क्लास में आज हम पूरा पढ़ेंगे दोनों टॉपिकों को। तो पूरा लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। और हम आपको रीट के लिए, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, आपके लिए हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर जो टेस्ट सीरीज़ विस्तार पूर्वक चल रही है, ऑल सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली, वो टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो। सबसे पहले हम बात करते हैं आकलन। आकलन होता क्या है देखेंगे। आकलन आकलन के अंतर्गत बालक का विभिन्न परिस्थितियों में आकलन किया जाता है। आकलन के अंतर्गत बालक को अंक या ग्रेड प्रदान नहीं किए जाते, केवल उसका फीडबैक यानी उसकी प्रतिपुष्टि दी जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे आकलन क्या है। आकलन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके अंतर्गत बच्चों का फीडबैक लिया जाता है, न कि उसे अंक या ग्रेड दिया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखें। अब देखेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक चक्र दिखाया गया है, एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंतर्गत क्या क्या होगा देखिए कि सबसे पहले होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन हमारा सबसे बड़ा भाग है। मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आएगा, आकलन आएगा। और आकलन के अंतर्गत क्या आता है, मापन आता है। जैसे मूल्यांकन को हम भारत समझ लें, भारत है ना, ये बिल्कुल मूल्यांकन भारत है। आकलन जो है साथियों एक राज्य है, राजस्थान। तो देखिए भारत के अंदर क्या आएगा, राजस्थान आएगा, यानी आकलन आएगा। मूल्यांकन के अंदर क्या है, आकलन है। और ये मापन क्या है, हमारे एक ज़िला मान लीजिए इसको आप, तो ज़िला किस में आएगा भाई, राज्य में आएगा। तो इस तरीके से मूल्यांकन को हम भारत समझ लें, आकलन को हम राज्य समझ लें और मापन को हम अगर ज़िला समझ लें, तो इस तरीके से एक तुलना की जा सकती है ये। चलिए आगे बात करते हैं। मापन मूल्यांकन का ही एक भाग है। मापन क्या है, मूल्यांकन का एक भाग है, हिस्सा है, जबकि आकलन को मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ध्यान रखें चीज़, मापन के द्वारा बालक के केवल शैक्षिक पक्ष का बोध होता है। मापन में क्या होता था, बच्चे का केवल शैक्षिक पक्ष जो है वो ज्ञात होता था, जबकि आकलन और मूल्यांकन के द्वारा बालक के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ सह शैक्षिक पक्ष, इसका मतलब बच्चे के और भी पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, उन सभी पक्षों का बोध होता है। आकलन दो प्रकार का होता है, याद रखेंगे आकलन दो प्रकार का होगा। पहला है निर्माणात्मक आकलन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और दूसरा प्रकार है योगात्मक आकलन, जिसको हम सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो दोनों को याद रखना, FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट और योगात्मक को बोलेंगे सम्मेटिव असेसमेंट। तो ध्यान रखना। अब दोनों प्रकारों की बात करेंगे। निर्माणात्मक आकलन क्या है और योगात्मक आकलन क्या है, इन दोनों में अंतर देखिए आप लोग। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कई बार। तो निर्माणात्मक आकलन सीखने के लिए होता है, जबकि योगात्मक आकलन है वो सीखने का आकलन है। दोनों में शब्दों का अंतर समझिए। निर्माणात्मक क्या है, सीखने के लिए आकलन, जबकि योगात्मक क्या है, सीखने का आकलन है। निर्माणात्मक सीखने की प्रगति के लिए आकलन है, जबकि योगात्मक आकलन है वो बालकों की उपलब्धि के लिए किए जाने वाला आकलन है। निर्माणात्मक अनौपचारिक होता है, जबकि योगात्मक आकलन औपचारिक होता है। निर्माणात्मक आकलन में चार बार होता है सत्र में, ध्यान रखना। निर्माणात्मक सत्र में 4 बार होता है, जबकि योगात्मक जो है सत्र में केवल, यानी 1 साल में केवल 2 बार होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CC की फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत CCE की सिफारिश की गई। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब तक हमारे देश में
3 शिक्षा नीति लागू हो चुकी हैं। सबसे पहली है 1968 वाली, ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं 1968 वाली प्रथम शिक्षा नीति, उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 1986 वाली आई थी, जिस समय दूसरी शिक्षा नीति है ये, और ये राजीव गांधी के टाइम की थी। और इसी शिक्षा नीति में फिर संशोधन भी हुआ था 1992 के अंतर्गत, ध्यान रखना, इसको हम संशोधित शिक्षा नीति बोलते हैं। उसके बाद सन 2020 में शिक्षा नीति आई है, 2020 में आई है नई शिक्षा नीति है, तीसरे नंबर की, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय की है। तो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत में सीसीई की सिफारिश की गई कि भाई इस सीसीई को जोड़ा जाए। सीसीई को एनसीएफ 2005 के अंतर्गत शामिल किया गया। एनसीएफ आपने पढ़ा है, इससे पहले वाले चैप्टर में एनसीएफ मैंने पढ़ाया है। भारत में सीबीएसई के द्वारा सीसीई को 2009 से कक्षा 9 में तथा 2010-11 में कक्षा 10 में लागू कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको आप लोग। भारत देश की अगर बात करूँ मैं, तो सीबीएसई जो सेंट्रल बोर्ड है उसके द्वारा वर्ष 2009 में सीसीई को कक्षा 9 में लागू किया गया, जबकि 2010 और 11 के अंतर्गत कक्षा 10 में भी इसे लागू कर दिया गया। अब सीसीई के द्वारा जो परीक्षाओं का आयोजन होता है वो किस तरीके से होता है, मैंने आपको अभी बताया, ध्यान रखना, अभी आपको बताया कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, निर्माणात्मक जो आकलन हम करते हैं वो 10% होता है, अप्रैल सितंबर में होता है ये। फिर FA2 होता है, ये 10% होता है, और ये होता है SA1, तो ये कितना है, 30% है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है अपना मार्च अप्रैल से सितंबर के मध्य में। उसके बाद एक होता है ये वाला FA3 10%, FA4 10% और SA2 30%। तो टोटल कितना हो गया, 100%, यानी FA कितना हो रहा है, 40% हो रहा है, और SA कितना हो रहा है, 7% हो रहा है। देख लीजिए आप लोग, 30 तो ये हो गया और 30% ये हो गया, 60% ऐसे हो गया। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं ग्रेडिंग की। ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है, आप लोगों ने कक्षा 8वीं में ग्रेड देखे होंगे, कक्षा 5वीं में ग्रेड देखे होंगे। ठीक है भाई, कक्षा 5वीं में ग्रेड मिलते हैं और 8वीं में भी ग्रेड मिलते हैं। वो ग्रेडिंग सिस्टम मिलता कैसे है तो देखेंगे, अगर बच्चे के 90 से लेकर के 91 से लेकर 100 के मध्य में है तो उसे A1 ग्रेड मिलेगा। ये सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, आरबीएसई में नहीं है ये, आरबीएसई में अलग है, लेकिन सीबीएसई की बात कर रहे हैं हम। ये हमारा A1 जो ग्रेड है वो 91 से 100 के मध्य मिलेगा। A2 ग्रेड है वो 81 से 90 के मध्य मिलेगा। B1 ग्रेड है वो 71 से 80 मिलेगा। B2 ग्रेड है वो 61 से 70 नंबर पर मिलता है। C1 ग्रेड 51 से 60 पर मिलता है, और C2 है वो 41 से 50 के मध्य मिलता है। D ग्रेड है वो 33 से 40 पर मिलता है। E1 जो ग्रेड है ये 32 से 21 नंबर पर, और E2 ग्रेड है वो 21 से कम पर मिलता है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे क्षेत्र में हमारे 4 बार तो क्या होता है, FA होता है, फॉर्मेटिव निर्माणात्मक मूल्यांकन आकलन होता है, और 2 बार क्षेत्र में योगात्मक क्या होता है, आकलन होता है। ध्यान रखें। राजस्थान के अंतर्गत SIQE प्रोजेक्ट के तहत CCE प्रारंभ किया गया। देखो, आप मेंस की परीक्षा में आप जब तैयारी करेंगे ना, तो उसमें आपको एक शैक्षिक परिदृश्य का विषय पढ़ाएंगे हम आपको, तो शैक्षिक परिदृश्य में ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। SIQE प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। SIQE के माध्यम से 2015 से CCE प्रोग्राम लागू कर दिया गया था। SIQE के अंतर्गत चलाए गए कुछ प्रोग्राम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। SIQE की फुल फॉर्म देखिए, सबसे पहले कौन कौन से इसमें प्रोग्राम चल रहे हैं। तो देखो, स्टेट इनिशिएट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद CCP चलाया जा रहा है, चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, और ABL चलाया जा रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रोग्राम अपने चल रहे हैं SIQE के अंतर्गत। और एक CC आप लोग जानते हो, कॉम्प्रिहेंशन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन, एवोल्यूशन, तो ये 4 प्रोग्राम है अपने। राजस्थान में शिक्षा प्रणाली की बात करें हम यहाँ पर, तो देखिएगा 3 योगात्मक किए जा रहे हैं यहाँ पर आकलन। तो उसमें SA1 है 45%, SA2 है 40%, ठीक है, और SA3 जो है ना
ये कितना है 15% है। राजस्थान के अंतर्गत ABC ग्रेड को शामिल किया गया है। देते हैं ना ABC ग्रेड, ये सब रटने वाली बातें हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। CCE के अंतर्गत बालक के केवल शैक्षिक पक्ष का मूल्यांकन नहीं होता बल्कि शैक्षिक प्रक्रियाओं का या पक्षों का भी मूल्यांकन किया जाता है। CCE के अंतर्गत सतत से तात्पर्य, आप सतत देखो, सतत व्यापक मूल्यांकन हम पढ़ते हैं ना, सतत का मतलब क्या है कि बालकों के सीखने की गति को लगातार आगे बढ़ाना, सतत कंटिन्यूअस। जबकि समग्र यानी व्यापक का अर्थ है कि बालक में केवल ज्ञान का विकास करना नहीं बल्कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है। CCE का उद्देश्य क्या है? सिखाने के लिए सीखना, सिखाने के लिए सीखना इसका उद्देश्य है। CCE प्रणाली व्यापक रूप से पूरे देश में लागू की गई है। क्लियर? अब बात करते हैं शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार क्या है देखिए। अब यहां से एक प्रश्न बनेगा आपका BS ब्लूम से, भाई याद रखना, BS ब्लूम से एक बनेगा प्रश्न 101%। तो शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्य BS ब्लूम साहब ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण यहाँ पर किया है। इस पुस्तक के अंदर, पुस्तक का नाम ही शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, ध्यान रखना। तो इन्होंने उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा, 3 पक्षों में बांटा। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष और तीसरा है मनोगत्यात्मक यानी क्रियात्मक पक्ष। ठीक है। अब इन्होंने इनका वर्गीकरण आगे भी किया था, लेकिन मैं आपको यहाँ साइकोलॉजी में इसका वर्गीकरण नहीं है, इनका हम शैक्षिक जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं उनमें हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये दिए तो तीनों पक्ष इसी ने थे, लेकिन इनका वर्गीकरण जो किया था वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किया था। फिर ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा था, फिर भावात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा था, क्रियात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा था। इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। आगे शिक्षण विधियों में आपको हम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। NCERT के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से हैं आप लोग सब पढ़ते हो। आप लोगों ने जब लेसन प्लान बनाया होगा BSTC या BEd के अंतर्गत, तो आपको इधर लिखे होंगे आपने शैक्षिक उद्देश्य, 6 शैक्षिक उद्देश्य आपने लिखे होंगे इधर। ठीक है। पहला है ज्ञान, तो ज्ञान में क्या कहेंगे? प्रत्यास्मरण आता है, प्रत्याभिज्ञान आता है, परिमाण देना आता है और नाम बताना आता है। तो ये ज्ञान पक्ष है हमारा। अवबोध जो पक्ष है उसमें तुलना करना, अंतर करना, स्पष्ट करना, व्याख्या विश्लेषण करना, उदाहरण देना, वर्गीकरण करना, ये पॉइंट आते हैं। ठीक है। आपने लेसन प्लान बनाया होगा, वहाँ पे समझ लिया होगा। फिर ज्ञान उपयोग में क्या है? नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हुए सवालों को करना, त्रुटियों का पता लगाना, समस्या समाधान करना, प्रदर्शन करना या खोज करना। कौशल के अंतर्गत उपकरणों को व्यवस्थित करना, चार्ट, चित्र और मॉडल और साखी बनाना आदि। अभिरुचि जो उद्देश्य उसमें है जिज्ञासा जागृत होना, महान व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ना, नवीन साहित्य पढ़ना और पुस्तकालय आकर के किताबें पढ़ना। और 6वां पॉइंट है अपना इसमें अभिवृत्ति, इसमें सकारात्मक, धनात्मक, आशावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। तो ये आप लोगों के पॉइंट हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अब मैंने आपको बताया था, अभी चलो यहीं पढ़ा देते हैं एक बार। जो मैंने अभी आपको शैक्षिक उद्देश्य पढ़ाए उसको 3 पक्षों में बांटा गया था। उद्देश्यों का वर्गीकरण भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। अब इनका उद्देश्य जो है ना, ये इनके पार्ट और बनाए गए थे, आगे इनके और पॉइंट विश्लेषित किए गए हैं। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो ये कर्थवाल ने इसका वर्गीकरण किया था 1964 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक, इन तीनों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो भावात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य कर्थवाल ने बताए थे 1964 में। पहला है ग्रहण करना, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अनुमूल्य, चौथा है विचारना, 5वां है व्यवस्था और 6वां है चरित्रीकरण या मूल्य समूह का विश्लेषण करना। ठीक है। तो ये 6 पॉइंट होते हैं भावात्मक पक्ष के कर्थवाल के अनुसार। आगे देखिए क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष को साथियों इसके उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है सिम्पसन ने 1969 में। इसमें 6 पक्ष कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर। उद्दीपन, दूसरा है कार्य करना, तीसरा है नियंत्रण, चौथा है संयोजन, 5वां है स्वाभिकरण, 6वां हो गया आदतों का निर्माण करना। तो ये आपको याद रखना है क्रियात्मक पक्ष के 6 उद्देश्य जो सिम्पसन के अनुसार है। ठीक है भाई। और आप लोगों ने उसके पढ़ ही लिए ऊपर वाले, ये किसके हैं? BS ब्लूम के। ये BS ब्लूम के हैं 6 वाले।
ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, ठीक है, और अभिवृत्ति और अभिरुचि, ये किसके हैं? बी एस ब्लूम के हैं। और ये एनसीईआरटी के भी हैं, ये एनसीईआरटी के भी हैं, बी एस ब्लूम के भी हैं, ध्यान रखना, ये बी एस ब्लूम के भी है भाई, अच्छे से याद रखना आप लोग। तो तीनों के हो गए वर्गीकरण में। इस तरीके से आप लोगों का ये चैप्टर होता है पूरा कंप्लीट, है ना। और अगले हम चैप्टर में पढ़ेंगे आरटीई 2009 के बारे में, ठीक है। अच्छे से याद रखना, राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारी अंतिम क्लास होगी साथियों। आज के लिए इतना पढ़ा आप लोगों ने सीसी आकलन के बारे में। एक बार क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे और आपकी साइकोलॉजी खत्म होने के कगार पर है। लास्ट एक क्लास और बची आरटीई वाले, बस। थैंक यू सो मच।